नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी वीडी शर्मा सलीमनाबाद में नवयुवा सम्मेलन में शामिल हुए। जहां पहुंचते ही उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं ने पूरे जोश के साथ कहा कि वे अभी चाहते हैं कि तीसरी बार भी पीएम मोदी को ही हमें देखना है और क्षेत्र के सारे बूथ हम जीतेंगे। हमारे क्षेत्र के 11 लाख जनता का वोट मोदी जी को समर्पित है। युवा सम्मेलन आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथियों का संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों को आह्वान किया है 2047 का भारत जिसका नेतृत्व आज की पीढ़ी करेगी। आज वो तत्पर और तैयार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा, बेटे बेटियों ने हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं और आज नौजवान पूरा भारत का मोदी जी के साथ खड़ा है। और इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में नौजवान साथी भी इस बार इतिहास रचेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी और इस बार 11 लाख मतों की थैली प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी लोग संकल्पित करेंगे। हर बूथ पर हम विजयश्री हासिल करेंगे। नौजवानों ने संकल्प लिया है। वहीं गुना में सड़क हादसे में बीजेपी जिला मंत्री स्वर्गीय आनंद रघुवंशी के निधन हो गई थी। जहां आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके निवास दलवी कॉलोनी पहुंचे। वहीं उन्होंने स्वर्गीय आनंद रघुवंशी के परिजनों को संबल दिया। साथ ही उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं खड़गौन में एक शिक्षक ने एएनएम की नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से 1.5 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित महिला ने एसपी धर्मराज मीना से मुलाकात कर इसकी शिकायत की है। बता दें कि आरोपी सद्दिक संवाद में शासकीय स्कूल में शिक्षक है और फिलहाल नकली नोट के मामले में जेल में बंद है। आरोपी शिक्षक को इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। वहीं धमतरी प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस प्रत्याशियों का कांग्रेस के कार्यकर्ता ये विरोध कर रहे हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ है। एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूँ। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रायपुर लोकसभा में जनता से सुझाव मांगे कि जनता कैसा विकास चाहती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता के सुझाव के अनुसार काम करते रहा हूं, उनके साथ सुख दुख में साथ रहा हूं। इसलिए जनता की राय जानने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। बता दें कि बृजमोहन 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कोतावली थाने में एकाएक परिजन एम्बुलेंस में महिला का शव लेकर पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि मामले में किसी तरह की कोई जांच या कार्रवाई नहीं हो रही है। परिजनों ने बताया कि मृतका रानी यादव की कोर्ट मैरिज शाहिल नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच विवाद भी होता था। इस दौरान सड़क दुर्घटना में पत्नी घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति होने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान रानी का पति एक बार भी उसकी सूद लेने नहीं पहुंचा, जिस कारण परिजनों में काफी आक्रोश है। मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से परिजन रायपुर से एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेकर सीधे अंबिकापुर कोतवाली थाने पहुंच गए और थानेदार से कार्रवाई की मांग करने लगे,
जिसके बाद थानेदार ने समझा बुझाकर एक परिजनों को सब वापस भेज दिया। अच्छा का बता तो ओमन के एक्सीडेंट हो गई से में दोनों आत रहे सनपुर से एक बाद लड़की फेंका गई तो हॉस्पिटल भी लड़का नहीं ले गई वहां तक वहां गार्ड थे गार्ड लोग ही लाके जिला हॉस्पिटल में भर्ती किए हम लोग। तब सुबह में आई हूँ तब यहाँ आके देखी एक बार मिली यहाँ से कि ऐसे बात हो गया करके इसके बाद फिर वहां से रेफर कर दिया रायपुर के लिए। फिर हम लोग रायपुर चले गए। कौन लड़का रही जो कहाँ से क्या नाम यही श्रीगढ़ के है वो साहिल करके नाम है वही लड़का था साथ लड़की में। की क्या नाम है? लड़की के रागनी यादव नाम पे तो कहाँ रहते थे लोग? केनाबाद में रहती थी। दोनों रहते थे? नहीं हम लोग रूम लेके यहाँ रहते थे भट्टी रोड के पास। दोनों साथ हाँ दोनों हाँ कोर्ट मरीज शादी किए हैं भैया देखिए ना मैं लेके आई हूँ उसका फोटो कॉपी वगैरह। ये अलग रहते थे हम लोग। जैसा उन्होंने बताया अभी हमने बात किया उसके मृतिका के परिजनों से कि एक्सीडेंट में वो घायल हुई थी जिसे उन्हें इलाज हेतु लेकर रायपुर ले जाया गया था जहां पर इलाज दौरान उनकी मृत्यु होने पर रायपुर में ही पंचनामा पीएम कार्रवाई कराई गई है। उन्हें इस बात की आशंका थी कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। उन्हें समझाइश दी गई है कि रायपुर में जो पंचनामा पीएम की जो कार्रवाई की गई है वो थाने आने पर उसमें विधिवत जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। वहीं धमतरी से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सरकार खुश है लेकिन जनता परेशान। धमतरी जिले में शराब बिक्री के आंकड़े सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। रिपोर्ट देखिए। दिखाई दी। ये सरकार को फायदा है उससे लेकिन आम जनता को उससे क्यों मतलब नहीं है क्योंकि आम जनता शराब से परेशान है। जगह जगह विरोध हो रहा है उसके बाद भी सरकार शराब भट्टी कर सरकार का आय बढ़ रहा है लेकिन आम जो जनता है लेकिन जो पारिवारिक महिलाएं हैं वो तो प्रताड़ित है ना। तो सरकार को अगर भट्टी खुलवाना है भट्टी खुलवा दे क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए उसको आम नागरिक से कोई मतलब नहीं। इससे आम जनता को क्या फायदा क्या नुकसान? फायदा कहाँ से होगा सर? सरकार को फायदा है आम जनता को थोड़ी फायदा है। रेट भी बढ़ा रहे हैं फिर शराब बिक्री कर रहे हैं। उनको शराब भट्टी बंद करना चाहिए या और उसका रेट बढ़ाकर राजस्व वसूली करना चाहिए। की बात करते हैं उसको लेकर क्या बोलते वो सब फालतू बात है सर। कहाँ से वो नशा मुक्ति कर रहे हैं? भट्टी खोल रहे हैं दुकान। अच्छा खासा कमाई किया है उससे आम जनता को क्या फायदा है क्या नुकसान? उसको फायदा तो कुछ नहीं है सर। आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। जहाँ गरीब मजदूर कमाती है महिलाएं पति आकर उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमको पीने को पैसा चाहिए शाम को करके तो महिलाएं क्या है दबाव में दे ही देती हैं लेकिन उसके घर का आर्थिक जो परिस्थिति है वो डगमगा रहा है। महिलाएं इतना मेहनत करती है और पुरुष उसको समझ नहीं पाता है और वो भी बेचारी क्या करेगी पुरुष को दबाव रहता है उसको देना ही पड़ता है। एक तरफ सरकार है जो शराब बिक्री में हुए इजाफे से खुश है तो दूसरी तरफ आम जनता जो परेशान है कि अगर आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो पूरा जिला शराब के जाम में डूब जाएगा और फिर सरकार को ही आगे आकर कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब देखना यह होगा कि टीवी 27 न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 27 न्यूज।
वहीं यूपी में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की और लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी जिक्र किया। सपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए हैं। वहीं बता दें कि विपक्षी नेताओं ने सपा का दामन भी इस दौरान थाम लिया है। बीजेपी के सुभाष राय ने सपा ज्वाइन किया। इसके साथ ही बीएसपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजेश सिंह भी सपा में शामिल हुए हैं। पार्टी की कोशिश रही कि समय समय पे जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया जाए और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कह करके सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगें थीं वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपुल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे उन्होंने भी भेजे। एक लंबी सूची है, उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि देश में मोदी की लहर है, विपक्ष फेस है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, सपा के नीतियों में कोई विजन नहीं है। अखिलेश अपनी हार के डर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा लोग भी हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। हम यहाँ एकत्र हुए हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अखिलेश यादव जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उस संबंध में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात थी, जब विजन डॉक्यूमेंट वो पढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी का, तो डायस पर हमने देखा उनके दोनों राष्ट्रीय महासचिव जो उनके चाचा भी हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव नदारद थे। ये क्या कारण है, इस समय पर मीडिया अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन दोनों राष्ट्रीय महासचिव मंच पर न थे। एक बड़े चाचा, छोटे चाचा, दोनों लोग अनुपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस विजन डॉक्यूमेंट को वो पढ़ रहे थे, समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। इंडियन परिवार लीग की सबसे ज्यादा मैच हार चुकी टीम के मुखिया द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट पर लिखी बातें किसी भी सूरत में सपा की नीतियों से मेल नहीं खाती। वहीं अलीगढ़ 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। वहीं अलीगढ़ के अंदर गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को बदलकर नए चेहरे बनाए गए हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें कोई कमान ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह को चुनाव के समय जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन प्रत्याशी को हर हाल में जिताना है। पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार नारे दे रही है, अब की बार 400 पार यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये जो कभी पूरे नहीं होते। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ है और हर वर्ग, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। वही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट,
टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पक्ष विपक्ष की तीखी तकरार। क्या है आपके शहर का हाल? निष्पक्ष खबरों का सिलसिला, ना पक्ष ना विपक्ष, खबर सिर्फ वही जो है सच। सिर्फ काम की खबर से रूबरू करवाते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं जो देश को बचाते हैं। इसीलिए हम टीवी 27 न्यूज कहलाते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले। एक सोल्जर अच्छे से जानता है कि दर्द से हारना नहीं, दर्द को हराना है। क्योंकि हमारे पास है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे, जो आपको देता है लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ और लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। सिर्फ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ही नहीं, हिंदुस्तान की पसंद है डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ स्प्रे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओनली इन थिएटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिलने के बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार आज वह गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पिता की कब्र पर फातिहा उन्होंने पढ़ा। इस दौरान परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं रामपुर पुलिस ने 24 घंटे में मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कर दिया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की 3 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल बच्ची दुकान गई थी, उसके बाद घर वापस ही नहीं लौटी, जिसके बाद बच्ची के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस को बच्ची का शव खाली पड़े प्लॉट पे बरामद हुआ। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि उसी गांव की एक महिला जिसका बच्ची के पिता से संबंध था, इसकी जानकारी युवक की पत्नी को चल गई थी। इसे लेकर दोनों महिलाओं के बीच विवाद हुआ। इसी जलन में प्रेमिका ने मासूम बच्ची जो दुकान से टॉफी लेने गई थी उसको अपने घर की छत पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया और बोरी में डालकर घर के पीछे पड़े बड़े से प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले थाना बिलासपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। चूँकि उसकी उम्र इतनी कम थी, पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द उसकी बरामदगी हो सके। किंतु कल प्रातः उसकी डेड बॉडी घर के पास ही एक खाली प्लॉट से मिली, जो कि एक बोरे में बंधी हुई थी और कुछ अंग बाहर भी थे। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा मुख्य मामूल किए गए खुलासे के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरे देखे गए, अन्य भी जो फॉरेंसिक कार्रवाइयाँ हैं ये सब की गई और इसका हत्याकांड का खुलासा करते हुए आज उसी गांव की एक 20 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी ये फिर मिली कि उस जो अभियुक्ता है उसका मृतका के पिता से कुछ जान पहचान थी, कुछ संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतका की मां को हो गई थी और इन दोनों के मध्य कुछ वाद विवाद हुआ था। इसी जलन और घृणा में ये बच्ची जो कि उस महिला के घर टॉफ़ी लेने गई थी, उसको अपने घर की छत पर ले आकर के उसका गला दबा। वहीं बुलंदशहर के मामन रोड पर वांछित अपराधी अनस और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि अनस पर अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दोपहर को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में कोतवाली नगर की टीम द्वारा मामन चुंगी के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संदिग्ध वाहन रुका नहीं और नीमखेड़ा रोड की तरफ, मामन रोड की तरफ भागने लगा। आगे जाकर वो आम के बगीचे की तरफ मोटरसाइकिल लेकर घूमा
इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान बगीचे में वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर गिर गया और गिरने के पश्चात फिर पेड़ की ओट से पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस पार्टी ने संदिग्ध पे फायरिंग किया, जिससे उसकी दाहिने टांग में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त का नाम अनस बताया गया, जो वहीं बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पहले कच्ची शराब बनाने के अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ऐदलपुर धीमरी गांव में 550 लीटर कच्ची शराब और 800 लीटर लहन बरामद किया है। इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर 12 मुकदमे दर्ज है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है और लेहन को नष्ट कराया है। ये कहां पर धंधा चल रहा था, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई? कोतवाली देहात की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में करीब 550 लीटर कच्ची शराब बरामद किया है और 800 लीटर लहन नष्ट किया गया है। इसमें शामिल एक आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागपत जनपद में सरेआम भरे बाजार में महिला के साथ चैन लूट की घटना सामने आई थी। जो 2 बाइक सवार युवकों ने भरे बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही महिला रिक्शा से उतरने लगी, तभी 2 बाइक पर सवार लोगों ने उनके गले से चेन झपट ली। महिला के चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। पूरी घटना एक क्लिनिक में लगे CCTV में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मुरादाबाद के लाजपत नगर इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक विष्णु की हत्या उसके दोस्तों ने ही की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान विष्णु ने आरोपी अनिकेत की पत्नी को अपशब्द कह दिए थे, जिससे गुस्सा होकर अनिकेत ने साथी सचिन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव कब्रिस्तान में पड़ा मिला था। 9 की रात में थाना कटघर क्षेत्र में एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी। जो मैदा मिल है उसके पास एक लाजपत नगर का कब्रिस्तान है, उसमें एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर पास पे ही पड़े हुए पत्थर से मुँह पर वार किया गया था, जो खून से लिपट था। उसकी पहचान विष्णु सैनी, ये जो जयंतीपुर क्षेत्र में पड़ता है, शिव मंदिर के पास में शिवनगरी, वहाँ के रूप में हुई थी। ये व्यक्ति एक अपना एक रेस्टोरेंट चलाता था और एक उसकी मिठाई की दुकान थी। वहीं MP के शाजापुर जिले में अचानक हुई तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि लोग ईद के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाजारों में भीड़ लगी थी और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रखा सामान अंदर किया। तेज बारिश और हवा के कारण इलाके में बिजली भी गुल हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।